गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं आज की अकाउंटिंग की। लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री की बात की थी, कुछ हमने जनरल एंट्रीज भी सिखाई थी। रूल बताया था जनरल एंट्री लिखने का कि अकाउंट्स में 4 बातें होती हैं, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस। RALE ये आपको याद रखना है। इंक्रीज और डिक्रीज बताया था, फिर बताया था CR, DR, CR, DR, DR, CR, DR, CR। इस तरीके से आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जनरल एंट्री हर प्रकार की फिट हो जाएगी। रेवेन्यू अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। एसेट अगर बढ़े, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। ये बेसिक 4 रूल हैं जिस पे पूरा अकाउंट घूमता रहता है। अकाउंटिंग से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वो लिखना है जो ट्रांजैक्शन हुई है और जो आप डे टू डे अपनी लाइफ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, करते भी हैं। डे टू डे लाइफ में आपकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, कई बार आप उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रेंट दिया लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो लिख दिया। अंतर क्या है? अंतर ये है कि हाँ, घर पे हम इसे कच्चे पक्के में रिकॉर्ड करते हैं और जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में हम इसे प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम पे लिखते हैं और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो 2 बातें बताई थी, एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलता है और दूसरा बताया था डबल एंट्री सिस्टम चलता है। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हर ट्रांजैक्शन में हम 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और वो 2 इनमें से ही कोई होते हैं, इन 4 में से। रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस बताया था ये किसी भी परमुटेशन में हो सकते हैं, यानी एसेट के साथ रेवेन्यू, एसेट के साथ एसेट, लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी, एक्सपेंस के साथ एक्सपेंस, या एक्सपेंस के साथ लायबिलिटी, लायबिलिटी के साथ एक्सपेंस। ऐसे किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये हो सकते हैं। एक्सपेंस और एसेट में भी हो सकते हैं। तो परमुटेशन चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन 4 में ही फॉल करते हैं और इसीलिए जनरल एंट्री लिखते वक्त हम इन्हीं 4 का ध्यान रखते हैं। मैं आइए और आगे आपको जनरल एंट्री की बात बताता हूँ, ठीक है, जो इन्हीं 4 में फिट बैठेगी। नंबर 1, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल of rupees 50,000। ठीक है, राम ने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल अपनी लगाई 50,000 रुपये। तो हमने बात की थी कि हम जनरल एंट्री किसकी बुक्स में लिखते हैं? बिजनेस की बुक्स में लिखते हैं। यानी बिजनेस क्या है? एक अलग एंटिटी है। किससे अलग है? राम से, जिसने इसे बनाया। राम ने बिजनेस को शुरू किया है, तो तब भी हम ये कहेंगे राम एक अलग व्यक्ति है और बिजनेस एक अलग व्यक्ति है। तो बिजनेस के पास क्या आया? राम से बिजनेस के पास 50,000 रुपये आए, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट। बिजनेस के पास 50,000 रुपये आए, यानी कि बिजनेस के पास क्या आया? एक एसेट आया। कैश एक एसेट है, बताया था। इंक्रीज इन एसेट डेबिट। बिजनेस चूंकि अलग है, राम चूंकि अलग है, तो बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे। किसे देने पड़ेंगे? राम को देने पड़ेंगे। तो बिजनेस राम को पैसे वापस करेगा, तो क्या लिखेंगे? टू राम अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि राम को पैसे वापस करने हैं। चूंकि राम क्या है? बिजनेस का ओनर है, इसीलिए क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तो बिजनेस की बुक्स में एक एसेट बढ़ा, एक लायबिलिटी बढ़ी। ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी पहली ट्रांजैक्शन की। ठीक है, बताया था नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इस तरीके से।
खैर नरेशन कुछ नहीं है, नरेशन तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और ये बताती है कि जनरल एंट्री में क्या रहस्य छुपा हुआ है। आइए दूसरी, ही परचेज्ड गुड्स रुपीज 25,000 इन कैश। ठीक है, हमने लिखा है वैसे ही परचेज, राम ने खरीदे 25,000 रुपए के गुड्स, लेकिन ये गुड्स बिजनेस ने खरीदे। आई बात समझ में? जनरल एंट्री जो डाली जाएगी वो बिजनेस की बुक्स में ही डाली जाएगी। तो क्या लिखेंगे? कैश कम होगा 25,000 रुपये। जब हमने 25,000 रुपये का सामान खरीदा और हमने कैश दिया तो हमारा कैश चला गया होगा, तो एक एसेट कम हो गया, क्रेडिट। जो एसेट कम हुआ यानी कि चेक करके देखिए रूल, एसेट का डिक्रीज क्रेडिट, बढ़ा क्या? एसेट बढ़ा। एसेट क्या है? परचेज। परचेज किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टॉक को। उस माल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको आगे बेच के रेवेन्यू जनरेट करना है, यानी ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री जिसे आप बोलते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। सर अगर हम एग्जाम में नरेशन ना लिखें तो क्या? आप ऐसा कर सकते हैं, आप नरेशन ना लिखें, लेकिन दोस्त अकाउंट्स पूरा नहीं होता जब तक उसकी नरेशन ना लिखी जाए। तो ये एडवाइजेबल है कि आप हमेशा नरेशन लिखें, क्योंकि अकाउंट्स कंप्लीट तभी माना जाता है, जनरल एंट्री कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आपके एग्जाम में उसकी नरेशन भी लिखी हुई हो, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई हो जनरल एंट्री की। खैर आगे चलते हैं। पेड सैलरी रुपीज 15,000, रुपीज 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब आज मैं दोस्त सही डबल एंट्री एक्रूअल बेसिस वाले रूल की बात करूंगा। ठीक है, जो हमें परेशानी आती है जनरल एंट्री लिखने में, मैं उनकी बात करूंगा। हमने सैलरी दी 15,000 रुपये, 2,000 रुपये अभी भी बाकी है। इसका मतलब हमारी सैलरी का कुल खर्चा कितना हुआ? 15 दे दिया, 2 बाकी है। तो आप इसकी 2 एंट्री भी लिख सकते हैं और एक सिंगल एंट्री भी लिख सकते हैं। पहले मैं लिखता हूँ इसके 2 भाग करके, पेड की और फिर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग की। पेड, सैलरी पेड, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अगर किसी व्यक्ति को दी है तो ये क्या है? ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। सैलरी खर्चा होगा, मेरे पास कोई व्यक्ति काम करता है, मैं उसे पैसे दूंगा, मैं रेंट दूंगा, मैं बिजली का बिल भरूंगा, तो ये मेरे एक्सपेंस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। टू कैश 15,000, क्या कम हुआ? कैश एक एसेट है, एसेट में गिरावट हो गई। एसेट अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। रूल क्या बना? रूल दोस्त एक्सपेंस और एसेट में फॉल कर गया है। रिमेंबर, आपको वही 4 बातें याद रखनी हैं और उन 4 में से ही कहीं ना कहीं आपके 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे एट ए टाइम, तभी आप जनरल एंट्री ठीक से डाल पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है? 2,000 रुपये सैलरी के और देने बाकी हैं। जानते हो ये जो हमने पेमेंट कर दी, हमने पेड की एंट्री डाल दी है, कैश बेसिस कहलाता है। हमने केवल उतने की एंट्री लिखी जितना हमने कैश में खर्चा किया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताया था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग परमिटेड नहीं है, सिर्फ हमें जानना ज़रूरी है बस। प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। बी, 2,000 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2,000 रुपये बाकी हैं जो अभी हमें देने हैं, तो एंट्री बनेगी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी पेबल कुछ भी लिख सकते हैं आप। 2,000 रुपये देने बाकी हैं, तो 2,000 तो ये क्रेडिट हो गया। सर ये क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी है। अभी जब मुझे किसी व्यक्ति को 2,000 रुपये देने हैं तो मेरी एक लायबिलिटी है, 2,000 रुपये का खर्चा देना बाकी है, ये मतलब हुआ इसका। तो अगर 2,000 रुपये का खर्चा देना बाकी है, यहीं पे 2 बातें आपको मिल जाएंगी।
एक तो खर्चा है और दूसरा देना बाकी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई लायबिलिटी, यानी कि देना बाकी है, देना है तो मतलब लायबिलिटी है। और दूसरा क्या चीज़ देनी है, सैलरी देनी है। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी डेबिट, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपको फिर से समझाता हूँ, एक एंट्री में आपको दो पार्ट ढूंढने पड़ेंगे जो उन चार में से ही होंगे। हम अक्सर गलतियाँ करते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्री लिखने में। आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये है कोई इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है मतलब देनी या लेनी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है, मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये मिला नहीं है या दिया नहीं है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा और एक लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो रूल क्या बनेगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, डेबिट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। जो भी नाम है उसका, किसी को रेंट देना है CR, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो चाहे आपको दोस्त रेंट देना हो, सैलरी देनी हो, बिजली का बिल देना हो, आप ध्यान रखिए अगर खर्चा है जो हमें देना है तो एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट एंट्री डलेगी। इनकम की बात करेंगे अब अभी हम आगे, इनकम है तो रूल क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी डाली जा सकती थी। देखो हमने यहाँ पे लिखा सैलरी डेबिट टू कैश 15 और यहाँ पे लिखा सैलरी डेबिट टू सैलरी पेबल। अगर हम चाहते तो हम नंबर 3 की एक सिंगल एंट्री भी डाल सकते थे और इन दोनों की मर्ज एंट्री कैसे डाल सकते थे, मर्ज एंट्री आप दोनों को देख के भी डाल सकते हैं। इसमें सैलरी डेबिट 15,000 है, इसमें सैलरी डेबिट 2,000 है, एक ही अकाउंट है, सेम नाम है। देखो आप ध्यान से, सैलरी 15 सैलरी 2, तो टोटल सैलरी कितने से डेबिट हो जाएगा, 17,000 से। तो हम चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, सैलरी डेबिट 17,000। टू अलग अलग है, टू यहाँ पे कैश है 15 और टू सैलरी पेबल है 2,000। तो अगर हम चाहते तो हम एक कॉमन एंट्री भी कर सकते थे दोनों की मिला के। सर कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी या कम अच्छी की बात है ही नहीं, आपका जो दिल करे आप वो एंट्री पास कर सकते हैं। हम सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं सैलरी पेड 15 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2, इसका मतलब कुल सैलरी का खर्चा 17,000 रुपये है। जरा सोचिए 15,000 मैं दे चुका हूँ और 2,000 बाकी हैं, तो 17,000 रुपये के एक्सपेंस हो गए मेरे। आप ऐसे समझ लीजिए बिजली का बिल 500 का भर दिया, 200 का भी और भरना है, तो कुल बिजली का बिल आया होगा 700 रुपये का। तो 700 रुपये का बिजली का बिल का खर्चा हुआ, जिसमें से 500 दे दिया, 200 देना बाकी है। तो खर्चे कितने हुए 17,000, जिसमें से 15 दे दिए, 2,000 बाकी हैं। तो एक कॉमन एंट्री ऐसे भी लिखी जा सकती है, अन्यथा अलग अलग करके भी एंट्री लिखी जा सकती है। चॉइस आपके पास है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। आइए अब मैं इनकम की बात बताता हूं। रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम 5,400 रुपीज 300 इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बताया था कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोस्त एक व्यक्ति के लिए इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंस होती हैं। जैसे बताया था, अगर याद हो तो, कि हमने बैंक में अपने पैसे रखे तो बैंक हमें ब्याज देता है, तो बैंक के लिए ब्याज एक खर्चा है और हमें ब्याज मिलता है तो हमारे लिए एक इनकम है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसकी बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं। अगर हम ब्याज लेने वाले हैं, हमें ब्याज रिसीव होगा तो हमारी इनकम है। अगर हम ब्याज देने वाले की एंट्री करेंगे तो उसके लिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, जो ऊपर एंट्री आई हुई है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ब्याज की इनकम आ गई 5,400 रुपये, 300 रुपये अभी और आनी बाकी है, इसका मतलब कुल आमदनी कितने की हुई, आमदनी हुई 5,400 और प्लस 300, 5,700 रुपये की आमदनी हुई।
तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, जो रिसीव हो गई है, कैश रिसीव हुआ 5400, रिसीव्ड लिखा है हमने, ध्यान रखना, इसका मतलब ये इनकम है। अगर ब्याज रिसीव हुआ है तो वो हमारी इनकम होगा, रेंट रिसीव हुआ है तो वो हमारी इनकम होगी, एक्सपेंस रिसीव थोड़ी होगा। अच्छा, अगर पे किया है तो ये इम्प्लाइड है कि वो एक्सपेंस होगा। रेंट अगर दिया है, बिजली का बिल अगर दिया है, ब्याज अगर दिया है तो वो एक्सपेंस होगा नेचुरली। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, कैश डेबिट टू, कैश बढ़ा यानी कि दोस्त क्या बढ़े हमारे बढ़े एसेट, तो एसेट डेबिट ये बनेगा। एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, टू इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम 5400 रुपये। अब ये इनकम क्या हो गई हमारी, ये हो गई रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट, रूल याद है, रूल है अगर रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या बढ़ा, एसेट। क्या एसेट क्या है, कैश। कैश एक एसेट है, जो बढ़ गया तो डेबिट, इनकम आई तो बढ़ी तो क्रेडिट। तो दोस्त रूल बना एसेट टू इनकम, दोनों बढ़े हैं तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमें, कितने रुपए, 5400 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ₹5400 का ब्याज रिसीव हुआ, तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ब्याज की आमदनी रिसीव हो गई, ठीक है। 300 रुपये अभी भी बाकी हैं जो ब्याज के मिलने हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, टू इंटरेस्ट इनकम, इनकम आनी बाकी है, तो इनकम आनी बाकी है तो 300 रुपये क्रेडिट, यानी ये रेवेन्यू आना बाकी है तो इनकम आनी बाकी है। अच्छा, डेबिट क्या लिखेंगे, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेबिट 300 रुपये, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब ये क्या बन गया, किसी व्यक्ति से हमें कोई अमाउंट लेना है तो वो रिसीवेबल या डेटर कहलाता है, तो वो हमारे लिए एक एसेट है, यानी या तो पैसे आ गए हों या आने हों किसी से, वो दोनों ही एसेट कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी से पैसे आ गए तो कैश एसेट है, आने हैं तब भी वो एसेट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा डेटर है, हमें उससे पैसे लेने हैं। अल्टीमेटली कैश तो वसूला जाएगा, तो अल्टीमेटली वो एसेट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है ये, जिसने मुझे 500 रुपये का कैश दिया, 200 रुपये और देगा, तो इसका मतलब 200 रुपये और बाकी हैं इससे लेने, तो कुल मिला के ये 200 रुपये का एसेट है और 500 रुपये इससे हमारे पास आ चुके हैं। तो इंटरेस्ट इनकम आनी बाकी है 300 रुपये की, यानी एसेट है, 300 रुपये आने बाकी हैं, और ये क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट और एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, यानी नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, इस दोनों की कॉमन एंट्री भी डाली जा सकती थी। कॉमन एंट्री कैसे बनती, 300 रुपये का ब्याज बाकी है, 5400 रुपये का ब्याज मिल चुका है, 5400 का कैश में आ चुका है, तो कुल ब्याज की आमदनी कितनी हुई हमारी, जरा सोचिए, किसी व्यक्ति ने 5400 दे दिया और 300 अभी और देगा, तो कुल मिला के हमारी इनकम कितनी हुई, 5700। डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश डेबिट, 5400 रिसीव हो चुका है, रिसीवेबल कितना है 300, डेबिट 300। तो ये एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती है, सिंगल करके ऐसे भी डाल सकते हैं, कंबाइंड एंट्री। आप चाहें तो दोनों एंट्री को मिला सकते हैं। आपकी बार एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ क्या है, नीचे भी इंटरेस्ट इनकम है इधर क्रेडिट साइड में और ऊपर भी। तो अगर एक अकाउंट 2 बार लिखा हुआ है, जैसे राम 100 रुपये डेबिट, राम 50 रुपये डेबिट, तो राम को आप इकट्ठा 150 से भी डेबिट कर सकते हैं।
जैसे राम लिखा हुआ है क्रेडिट 100 रुपये, राम लिखा हुआ है 20 रुपये क्रेडिट, ये क्रेडिट ये क्रेडिट, तो राम को इकट्ठा 120 से क्रेडिट भी कर सकते हैं। सेम रूल हर अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है, यानी इंटरेस्ट इनकम 5400 से क्रेडिट यहाँ लिखी हुई है, 300 से यहाँ लिखी हुई है, तो आप इकट्ठी 5700 रुपये क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये परफेक्ट है, 100% अलाउड मेथड है। तो रूल क्या बना हमारे, जब भी कभी आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत बारीकी से नोट कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग बड़ा परेशान करता है बच्चों से, जनरल एंट्री फाइनल वालों तक से नहीं लिखी जाती, इंटर की तो बात ही क्या है। तो बड़ी निराशा होती है मेरे को जब बच्चे एंट्री नहीं लिख पाते आउटस्टैंडिंग की। तो दोस्त जब भी कोई आइटम आउटस्टैंडिंग है तो आप सबसे पहले ये देखें, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है या देना बाकी है, एक ही मतलब है आउटस्टैंडिंग का, मिलना या देना बाकी है। इसके मैं दो हिस्से करता हूं, या तो क्या मिलना बाकी होगा, इनकम, या क्या देना बाकी होगा, एक्सपेंस। दोनों में से कुछ तो होगा, और क्या हो सकता है, इनकम होगी या एक्सपेंस होगा। इनकम है तो दोस्त क्या एंट्री डालेंगे, इंक्रीज इन एसेट होगा, इंक्रीज इन एसेट यानी कि रिसीवेबल, डेबिट। और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। एक्सपेंस है तो दो बातें होंगी, इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा, जो भी नाम है वो डेबिट हो जाएगा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो जब भी कभी इनकम या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, आपको उनकी एंट्री बेहद ही सावधानी पूर्वक डालनी है। इनकम है तो एसेट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, देने बाकी हैं। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग की एंट्री डाली जाती है। अब मैं एक और बात करता हूँ, वो होता है प्रीपेड, किसी चीज को एडवांस में दे दिया, ठीक है। नंबर 5 एंट्री इसी में और आगे लिखते हैं, ठीक है। राम पेड रेंट ₹3000 इंक्लूडिंग प्रीपेड ₹300। हम किसी खर्चे को ज़्यादा भी पे कर देते हैं, जिसे हम प्रीपेड बोलते हैं। सबसे पहले बताया था कि एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक टाइम फ्रेम चुनते हैं जिसमें हमें अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। टाइम फ्रेम क्या है, ये हमने चुन लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चुन लिया। अब इस बीच में जो भी हमारे एक्सपेंस हुए होंगे इस पीरियड के, इन 12 महीने के, वो तो हम सीधे सीधे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई खर्चा किया है जो अगले पीरियड को रिलेट करता है, अप्रैल के महीने में नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है, तो वो प्रीपेड कहलाता है, यानी जिसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिलेगा। अब ये आगे का मतलब क्या है, आगे तय होता है अकाउंटिंग पीरियड से, यानी आपके अकाउंटिंग पीरियड से जो आगे जिसका बेनिफिट मिलेगा उसे प्रीपेड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ हमने 3000 रुपये पे किए, लेकिन 300 रुपये ऐसे हैं जिसका बेनिफिट इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद मिलेगा। ध्यान से समझना, अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान हमने 3000 रुपये पे किए हैं, लेकिन 300 का जो एडवांटेज है वो अकाउंटिंग पीरियड के बाद में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो 300 रुपये ऐसे होंगे जिसका एडवांटेज आपको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर के एडवांटेज का नाम होता है प्रीपेड। तो पहले हम एंट्री क्या डालेंगे, हमने सर आंख बंद करके एंट्री डाल दी, रेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 3000, एंट्री ठीक है बिल्कुल, 3000 रुपये रेंट के भर दिए हमने, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। रूल क्या बना, रूल बना
एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, चेक कर लो, रेंट क्या है, दिया है तो खर्चा ही होगा नेचुरली। एसेट कम हुए तो क्रेडिट, तो एक एसेट कम हो गया क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, ठीक है, बराबर हो गई बात। अब क्या हुआ, ये जो 3,000 रुपये हमने भरे हैं ये वाले, इन 3,000 में 300 रुपये ऐसे हैं जो अगले पीरियड को रिलेट करते हैं। इसका मतलब इस 3,000 रुपये में खर्चा कितना हुआ, जब 3,000 में से 300 अगले पीरियड के हैं, यानी जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो इस 3,000 में 300 रुपये एसेट है। इसका मतलब 300 रुपये इसमें से हटाने पड़ेंगे। तो इस रेंट 3,000 में से 300 रुपये एसेट है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट। इसमें एसेट छुपा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेंस और एसेट दोनों ही डेबिट होते हैं। तो प्रीपेड रेंट डेबिट 300 रुपये। टू क्या, इस रेंट को कम करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस कम करेंगे तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। टू रेंट 300, यानी डिक्रीज क्या करना पड़ा, एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस। फिर से समझ लो ध्यान से, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 में से 300 रुपये का बेनिफिट आपको अगले पीरियड में मिलेगा। तो 3,000 में से 300 अगले पीरियड को रिलेट करता है, तो 300 रुपये का खर्चा कम कर दीजिए। तो 300 रुपये कम किया खर्चा, यानी कि खर्चे को कम किया, खर्चे को कम किया तो क्रेडिट किया। प्रीपेड रेंट, ये क्या क्रिएट किया है, एसेट क्रिएट किया है। तो एसेट बढ़े तो डेबिट और एक्सपेंस कम हुए तो क्रेडिट। रूल अब की बार क्या बना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो ऐसे करके भी एंट्री डाली जाएंगी। बताया है कि कोई भी परमुटेशन फिट बैठ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ एसेट होगा दूसरी तरफ रेवेन्यू होगा, कोई भी परमुटेशन उन चार में से फिट बैठ जाएगा। लेकिन बीइंग प्रीपेड रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, प्रीपेड रिकॉग्नाइज कर लिया हमने रेंट, क्योंकि इसका एडवांटेज हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसकी कॉमन एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती थी। देखो कंबाइंड एंट्री कैसे डाली जा सकती थी, और राम पेड रेंट 3,000, इसका मतलब पेड कितना है 3,000, इसका मतलब कैश कितने से कम हुआ होगा 3,000 से, तो एसेट डिक्रीज कितने से हुआ 3,000 से। एक चीज पकड़ में आ गई आपके कि 3,000 रुपये चले गए हमारी जेब से, टू कैश क्रेडिट 3,000। आगे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, कह रहा है इसमें 300 ऐसे हैं जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। इसका मतलब इसमें 300 रुपये का तो एसेट है, एसेट की परिभाषा में बताया था जिसके फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। तो प्रीपेड डेबिट लिख दिया मैंने 300 रुपये। वो कह रहा है इस 3,000 में से 300 अगले पीरियड का होगा, अगले पीरियड में एडवांटेज देगा, तो बचा क्या, बचे 2700। तो रेंट डेबिट लिख दो बैलेंसिंग फिगर में 2700। तो इस तरीके से एंट्री डाली जा सकती है, रेंट डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश। एक कॉमन एंट्री ऐसे भी बनाई जा सकती है और दो एंट्री भी पास की जा सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वाली बड़ी खतरनाक एंट्री होती हैं, बड़ी सावधानी से करनी है। नंबर 6, रिसीव्ड 6,000। देखो रेंटल इनकम इंक्लूडिंग 1,000 एज एडवांस रेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें ज़्यादा पैसे दे जाए और कहे कि भैया आगे के भी अभी ले लो, मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड है हमारा और इसके आगे के भी हमें पैसे पहले ही मिल गए। सर ये तो अजीब बात हो गई। मान लीजिए 1/1/2021 से 31/12/2021 तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। कोई हमें जनवरी 22 फरवरी 22 के भी पैसे दे के चला गया, ये 2 महीने के और यहीं पे दे गया। इसका मतलब वो कुल हमें 14 महीने के रेंट दे गया। जानते हो हमारे साथ भी होता है, आप हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए और हम आपको 4 महीने पढ़ाते हैं, 1 2 3 और 4। आप हमें सारे पैसे यहीं दे जाते हैं। लेट से आपने हमें 6,000 रुपये यहीं दे दिए एडवांस में, तो ये जो हमारी इनकम है 6,000 रुपये की, वो इस महीने की नहीं है। इनफैक्ट हमें आपको 4 महीने पढ़ाना है, तो ये आमदनी हमारी 4 महीने की है।
यानी ये 4 मंथ्स इनकम है हमारी। तो अब हमें 6,000 रुपये यहाँ आपने दिए, जरा सोचिए अब हम यहाँ एंट्री क्या डालें। तो हम लिखेंगे कैश डेबिट 6,000 टू इनकम 6,000, ना इनकम 6,000 लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा इनकम 6,000 लिखना? क्योंकि भैया 6,000 रुपये में हम आपको 4 महीने पढ़ाएंगे, तो 6,000 रुपये हमारी 4 महीने की इनकम है। खैर मैं आता हूँ इसी पॉइंट पे, और अभी मैं पहले इसकी एंट्री डालता हूँ। फिर क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट 6,000। सर एक बार ऐसे ही आंख बंद करके डाल देते हैं। कैश डेबिट मतलब एसेट बढ़े तो डेबिट, टू रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्रेडिट हो गई 6,000, ये लो इनकम बढ़ गई, यानी क्या बढ़ गए? रेवेन्यू बढ़ गए। रूल याद आया? रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट। आंख बंद करके हमने 6,000 रुपये से डाल दी, लेकिन जानते हो ये एंट्री गलत हो गई, क्योंकि इस 6,000 के में 1,000 रुपये ऐसे हैं जो आपकी आमदनी अगले पीरियड की है, आपके करंट पीरियड की इनकम नहीं है। 6,000 में 1,000 रुपये आपको फ्यूचर की इनकम अभी रिसीव हो गई है। जानते हो कोई एडवांस इनकम अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। आप हमारे पास पैसे रख के चले गए, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि दोस्त मान लीजिए आपने 10 दिन कोचिंग ली और उसके बाद का हमें पैसे वापस चाहिए, तो वो हम इनकम नहीं मान सकते, हमें वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर मान लीजिए आप यहाँ आके पैसे देते हैं, आप 3 महीने पढ़ चुके हैं, चौथे महीने आके आपने हमें 6,000 रुपये दिए, अब हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोस्त अब हम उसे वापस नहीं करेंगे, वो सारी की सारी अब हमारी हो गई है। तो इसलिए एडवांस इनकम को लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि जब तक हमने वो काम नहीं किया जिसके लिए हमें वो पैसे मिले हैं, हम तब तक उसे इनकम नहीं मान सकते। सर क्या बताया? फिर से बोलिए। जब तक हमने वो काम नहीं किया जिसके हमें पैसे मिल गए हैं, तब तक वो लायबिलिटी है। ठीक है, मान लीजिए एक क्लाइंट आता है मेरे पास, कहता है एडवांस में फीस ले लो, मेरी ऑडिट कर देना या मेरी जीएसटी की रिटर्न भर देना। उसने मुझे पहले ही 1,000 रुपये दिए और कहा मेरी जीएसटी की रिटर्न भर देना मार्च 2021 की। जानते हो जब तक मैं ये रिटर्न ना भर दूं मार्च 2021 की, ये 1,000 रुपये मेरे सर पे भिन भिनाते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसे मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता। अपनी जेब में रखते हुए डर लगेगा, न जाने किस दिन आके वापस मांग ले और कहे ठीक है मैं नहीं भरवाता तुमसे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उसकी रिटर्न भर दी तो फिर ये 1,000 रुपये मेरे हो गए, फिर ये मेरी इनकम हो गई। तो जब तक हम वो काम ना कर दें जिसके लिए हमें पैसे मिले हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी बना रहेगा। और जैसे ही हम उस काम को कर देंगे तुरंत वो हमारी इनकम बन जाएगा। ये दोस्त बड़ी बारीक बातें हैं, एडवांस प्रीपेड वाली, बहुत ही ध्यान से समझनी है। यही टेक्निकल है अकाउंट्स में अगर कुछ है तो। हालांकि टेक्निकल कुछ नहीं है, अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो कोई समस्या है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6,000 रुपये हमें मिल गए, इसमें से 1,000 अभी भी ऐसे हैं जो हमारे सर पे भिन भिनाते रहेंगे। क्यों भिन भिनाते रहेंगे? क्योंकि अभी हमारा रेंट ड्यू नहीं हुआ, वो हमें एडवांस में ही रेंट दे गया है। तो इसका मतलब वो क्या हमसे 1,000 रुपये वापस ले सकता है? आंसर इज यस, वो आपसे इन 1,000 रुपयों को वापस मांग सकता है, क्योंकि वो कह सकता है मैं मकान खाली कर रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो जो मैंने आपको एडवांस में दिए थे। तो अब आपको एक एंट्री और डालनी पड़ेगी। एंट्री क्या डालनी पड़ेगी? रेंटल इनकम डेबिट 1,000 रुपये। ये इसमें 6,000 में से 1,000 रुपये आपको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है? वो एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम क्या है? लायबिलिटी है। तो मैं क्या लिखूंगा? टू एडवांस इनकम 1,000। ये क्या बन गई? ये बन गई लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटे तो डेबिट, रेवेन्यू घट गए तो डेबिट। ध्यान से समझ लीजिए, रेवेन्यू घटे तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। रूल क्या निकल के आया? रेवेन्यू को कम करना पड़ा, क्योंकि ऊपर रेवेन्यू ज़्यादा लिख दिया था। सर इसकी भी क्या कोई शॉर्टकट एंट्री बन सकती है? ध्यान से देखो,
रेंटल इनकम 6000 से क्रेडिट भी है और रेंटल इनकम 1000 से डेबिट भी है। यानी दोस्त मैं ये कह रहा हूँ राम क्रेडिट है 100 रुपये से, राम डेबिट भी है 50 रुपये से, तो आप नेट करके राम को 50 रुपये क्रेडिट भी लिख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या माइनस प्लस को नेट ऑफ नहीं कर सकते? सेम रूल, प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। तो आप चेक करके देखिए, रेंटल इनकम यहाँ पे डेबिट यानी कि प्लस हो रही है 1000, रेंटल इनकम यहाँ क्रेडिट लिखी हुई है 6000 यानी माइनस में लिखी हुई है। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या बन सकती थी? और रेंटल इनकम डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ कर लो, यानी 6 और माइनस 1 तो क्या बचेगा? या माइनस के 6 और ये 1 प्लस का, तो क्या बचेगा? माइनस के 5, यानी कि तो क्या लिखा जाएगा? टू रेंटल इनकम लिखा जाएगा। रेंटल इनकम जो अकाउंट है, ये नाम है राम श्याम मोहन सोहन, तो मोहन क्रेडिट मोहन डेबिट, नेट क्या लिखोगे? 5000। अच्छा, कैश कितना आया है? 6000, कैश डेबिट 6000। एक एसेट बढ़ा 6000 रुपये से, इनकम आई 5000 रुपये से, यानी कि क्या बढ़ा? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट। टू क्या बढ़ा? एडवांस इनकम 1000। ये क्या है? ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। तो ऐसे भी एक एंट्री में ऐसे भी हो सकता है, देखो एसेट बढ़ रहा है 6 से, तो 6 से अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट एसेट कितने से होगा? 6 से। तो रूल क्या है? एसेट बढ़े तो डेबिट। 6000 से एसेट बढ़ गया 6000 से, रेवेन्यू बढ़ गया 5000 से, क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई 1000 से, तो 1000 से लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। तो ऐसे एंट्री भी डाली जा सकती हैं। ये बड़ा बारीक कॉन्सेप्ट है प्रीपेड और एडवांस वाला। खैर इस पे हमारी चर्चा और भी होगी, डिटेल में होगी। आइए तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मान लीजिए आप हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं और आप 4 महीने पढ़ेंगे, आपने हमें यहीं पे 6000 रुपये दे दिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश डेबिट टू एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट। ये एडवांस लायबिलिटी है हमारी, क्योंकि इसे हम इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चा आके हमसे रिफंड भी ले सकता है। तो 6000 जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, 1 महीना पढ़ लिया तो इसमें से 1500 रुपये हमने अपनी इनकम बना लिया, फिर दूसरे महीने पढ़ लिया, फिर 1500 रुपये इनकम बना लिया, फिर तीसरे महीने पढ़ लिया, फिर 1500 रुपये इनकम बना लिया, फिर चौथे महीने पढ़ा दिया तो 1500 रुपये फिर इनकम हो गई। तो इसे ऐसे ओवर द पीरियड इनकम बुक की जाएगी। जो 6000 रुपये हमें मिले हैं वो 4 महीने पढ़ाने के मिले हैं, तो वो हमारी 4 महीने की इनकम है, 1 महीने की नहीं है। खैर मैं इस पर और बारीकी में बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, थोड़ा सा आपका बेस बिल्ड हो जाए जनरल एंट्री का, तब मैं और बारीकी में ये बातें समझाऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट आएगा हमारा जिसका नाम होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो वो इसी से निकलेगा। आइए मैं अपनी स्टडी मॉड्यूल की कुछ बातें समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेज नंबर 6 पे है बुक में आपकी, क्या है सवाल? असर्टेन द डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कौन सी है? वही वाली जो अभी हम बात कर रहे थे, RALE वाली। सवाल यह है कि इन्हीं 4 पे आधारित आपको रूल्स डिस्क्राइब करना है, बताना है क्या क्या होगा। पहले लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ठीक है। तो रूल क्या बनेगा इसमें? एसेट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी, ये रूल बनेगा। तो कैपिटल लिख दीजिए, लायबिलिटी लिख दीजिए, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों ही क्रेडिट होती हैं। इनफैक्ट कैपिटल भी क्या है? एक लायबिलिटी है। फर्क सिर्फ ये है कि कैपिटल हम उस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं जो लायबिलिटी ओनर के प्रति है, मालिक के प्रति लायबिलिटी को कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे। परचेज डेबिट यानी कि एसेट डेबिट, अगेन परचेज क्या है? एसेट। टू कैश यानी कि क्या कम हो जाएगा? क्रेडिट। तो रूल क्या बनेगा? एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट।
ये रूल बनेगा। ठीक है, कौन सा एसेट डेबिट होगा? परचेज। कौन सा एसेट क्रेडिट होगा? कैश। ऐसे लिखा जाएगा। तीसरा क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच दिए, यानी कि क्या आया? रेवेन्यू। डेबिट क्या होगा? कैश एसेट। ऐसे लिख देता हूं, ये ज्यादा सुंदर लगेंगे। डेबिट कैश एसेट, डेबिट कैश यानी कि एसेट। क्रेडिट क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या है? माल बना के बेचना, सर्विस देना। ये हमारी रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू। इस तरीके से दोस्त आपको आइडेंटिफाई करना है। सैलरी पेड नंबर 4 में है, सैलरी पेड। तो दोस्त डेबिट क्या होगा? अगर आप सैलरी भरते हैं तो सैलरी क्या है? डेबिट एक्सपेंस। क्रेडिट क्या होगा? एसेट, जो क्या है हमारा? कैश। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। और इससे ज़्यादा आसान बातें क्या हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता दोस्त कुछ पॉसिबल है इससे ज़्यादा आसान। अकाउंटिंग से ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पैसे जमा करवाए हुए थे। जब आप कहीं पे भी पैसे इस इरादे के साथ जमा करते हैं कि बदले में आपको क्या मिले? डिविडेंड मिले, रेंट मिले, या इंटरेस्ट मिले, या कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट, बार बार शब्द प्रयोग होता है ये, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आप अपना कोई अमाउंट खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, इस इरादे के साथ कि आपको डिविडेंड की इनकम मिले, रेंटल इनकम मिले। डिविडेंड किस पे आता है? शेयर्स पे। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो डिविडेंड इनकम आती है। रेंट किस पे आता है? जब आप कोई बिल्डिंग खरीद के, कोई एसेट खरीद के किराए पे देते हैं तो रेंटल इनकम आती है। इंटरेस्ट कब आता है? जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन कब आता है? जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है। गोल्ड खरीद के रख दिया, सस्ता चल रहा है, बाद में महंगा हुआ, महंगा बेच दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो जब आप इस नियत के साथ पैसे को खर्च करते हैं कि आपको कुछ बढ़ के मिले, ब्याज मिले, डिविडेंड मिले, रेंट मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट एसेट है? ऑफ कोर्स ये एसेट है हमारे लिए, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। एक और बात, कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे फिक्स एसेट कहलाते हैं। तो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट में एक थिन लाइन यहाँ पे आ जाती है, वो ये है जहाँ हमारा इरादा इन पर्पस का होता है, इस पर्पस का होता है, ये अर्न करना होता है, तो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और अगर हम इसी काम को रेगुलर करते हैं तो फिर ये हमारे फिक्स एसेट कहलाते हैं, यही हमारा बिजनेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा काम है, मैं शेयर में ही खरीदता हूँ, शेयर बेचता हूँ, शेयर खरीदता हूँ, शेयर बेचता हूँ, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं तो कहलाएगी, फिर ये मेरे फिक्स एसेट भी कहलाएंगे, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना, शेयर खरीदना बेचना, तो ये मेरे फिक्स एसेट हो गए फिर, क्योंकि मैं काम यही बिजनेस करता हूँ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 5वें में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, तो क्रेडिट हो जाएगा रेवेन्यू यानी कि इंटरेस्ट, और डेबिट क्या हो जाएगा? कैश यानी कि एसेट। रूल क्या बना? एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। सिर्फ इतनी सी बातें हैं अकाउंट्स में, बस आपको ढूंढना है। फर्क क्या है इस क्वेश्चन में? सिर्फ आपको पहचानने के लिए दिया गया है क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा। हाँ, अब की बार जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें अमाउंट भी लिखी हुई होगी, तो जब अमाउंट लिखी हुई होगी तो अमाउंट के साथ डेबिट क्रेडिट लिख के एंट्री डल जाएगी, कौन सी परेशानी है। उसके बाद नंबर 6 है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बाय। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है, बताओ। तो अगर उधार में दोस्त परचेज की है तो क्या बढ़े? एसेट। परचेज को क्या बताया था? एसेट बताया था। तो डेबिट क्या हो जाएगा?
एसेट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, उधार, पैसे चुकाओगे नहीं जो माल उधार में खरीदा है। तो रूल क्या बना, डेबिट एसेट, क्रेडिट लायबिलिटी। नंबर 7, अच्छा, पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। अब ये पता नहीं क्या कह रहा है भाई, पर्सनल कैश से रेंट भर दिया, कुछ बात ऐसी कहना चाहता है दोस्त। ये मेरी दुकान है, बताया था एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ये राम है, ये राम की दुकान है, राम अलग है और ये दुकान अलग है। दुकान को क्या बोलते हैं आप, बिजनेस एंटिटी। बुक्स किसकी लिखते हैं, बुक्स आप बिजनेस एंटिटी की लिखते हैं। तो आप जर्नल एंट्री किसकी किताबों में डालते हैं, बिजनेस की बुक्स में आप एंट्री डालते हैं। तो डेबिट किसे लिखेंगे, डेबिट किसे लिखेंगे, डेबिट आप लिखेंगे एक्सपेंस को, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस है। तो डेबिट एक्सपेंस। आगे बात समझ। अब दोस्त सोचने वाली बात यह है, रेंट का खर्चा दुकान का हमने दिया, कहाँ से देना चाहिए था, दुकान के गल्ले से देना चाहिए था। गल्ला क्या होता है, जो दुकान में पेटी रखी हुई है, ये वाली जिसमें कैश रखा था, ये दुकान का कैश है, ठीक है, ड्रॉअर है ये दुकान की, तो इसमें से देना चाहिए था। लेकिन हमने क्या ड्रॉअर में से दिया है ना, राम ने अपनी जेब से दिया है। तो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे घूम गई। कैसे घूम गई, दुकान का जो कैश घटना चाहिए था वो दुकान का कैश नहीं घटा, बल्कि कैश किसका घट गया, कैश घट गया राम का। ट्रांजैक्शन ध्यान से समझना। एक्सपेंस तो किसका हुआ, बिजनेस का। एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस तो बिजनेस के हुए, बिजनेस का है। एक बात तो एक्सपेंस तो किसकी बुक्स में डेबिट होगा, बिजनेस की बुक्स में डेबिट होगा। और कैश किसका कम हो गया, राम का। लो जी, कैश तो राम का कम हो गया, खर्चा बिजनेस का था। सर अगर कैश दुकान से ही उठा के दे देते तो सीधी सीधी बात थी, क्रेडिट क्या कर देते, कैश को, यानी कि एसेट को क्रेडिट कर देते। मतलब जो दुकान का, अगर मैं दुकान का किराया दुकान के कैश में से देता हूं तो एंट्री क्या डालता है, एक्सपेंस टू कैश एंट्री डालता है। एक्सपेंस बढ़ जाते, एसेट कम हो जाते हैं। अब क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कैश तो मेरा गया ही नहीं, तो क्रेडिट, सर एक काम करते हैं, इस एंट्री को यहीं छोड़ देते हैं, क्रेडिट में तो पता ही नहीं चल रहा। जरा फिर से सोचिए, कैश किसका कम हुआ है, कैश राम का कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को, यानी बिजनेस एंटिटी को राम को पैसे देने पड़ेंगे। क्यों सर, राम को क्यों पैसे देंगे, क्योंकि भाई उसने हमारा रेंट पे कर दिया, देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमारा रेंट भर दिया, तो हमें राम को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि राम ने हमारा रेंट का खर्चा भर दिया। तो क्रेडिट किसे करें, तो सर राम को पैसे देने हैं तो राम लायबिलिटी में क्रेडिट कर दो। हाँ अब ठीक है, लेकिन राम कौन है, ओनर है, तो ओनर को अगर पैसे देने पड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। बताया था एक्सपेंस अगर दोस्त राम करता है तो बिजनेस राम को पैसे देगा, यहाँ तक ठीक। और राम को अगर बिजनेस पैसे देगा तो राम क्योंकि ओनर है, इसीलिए बिजनेस अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, कैपिटल, क्योंकि वो किसे पैसे देगा, बिजनेस पैसे वापस करेगा राम को। तो अगर बिजनेस राम को पैसे वापस करेगा तो बिजनेस की बुक्स में क्रेडिट कैपिटल होगा, कैपिटल भी लायबिलिटी ही है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि बिजनेस में कैपिटल जो हम लिखते हैं वो उस लायबिलिटी के लिए लिखते हैं जो लायबिलिटी मालिक के लिए हैं।
तो मालिक के लिए वाली लायबिलिटी को कैपिटल लिखा जाता है, इसीलिए बिजनेस को पैसे चुकाने पड़ेंगे राम को, तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैपिटल। बड़ी सावधानी से आपको ये एंट्री रीड करनी है, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश की है नीचे। तो इस तरीके से आपको बेहद सावधानी से एंट्री डालनी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, बात वहीं की वहीं घूम के आ जाती है और उन्हीं 4 रूल पे आके अटक जाती है। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री दोस्त बनती हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, प्रिपेयर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर जनवरी 2013। आपको मिस्टर एक्स की किताबों में जनरल एंट्री लिखनी है, इक्वेशन बनानी है, यानी फिर से वही इक्वेशन बनानी है, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस। इनमें 4 में क्या फिट होता है? पहली है इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म ₹20,000। तो पहली ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड कैपिटल 20, एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस में डेबिट क्या होगा? एसेट, और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। कैश 20,000, क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल 20,000। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी ये क्या बढ़ा? एसेट बढ़े तो, और ये क्या बढ़ी? लायबिलिटी बढ़ी तो। सर ये लायबिलिटी है क्या कैपिटल? अभी बताया है लायबिलिटी ही है, लेकिन लायबिलिटी ओनर की है, बिजनेस को पैसे देने होंगे, मालिक को पैसे देने होंगे, इसीलिए कैपिटल से लिखा जाता है। सर ये कौन सा तरीका है जनरल एंट्री लिखने का? जानते हो, मॉडर्न में हम ऐसे भी एंट्री लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। कभी पता चला आपके पेपर वाले को आती ही नहीं थी समझ में, क्योंकि ग्रेजुएशन के टीचर अगर चेक करेंगे तो वो ऐसी एंट्री देख के तो घबरा जाएंगे। तो आपको पेपर में जनरल एंट्री कैसे लिखनी है? कैश अकाउंट DR, वही पुराने ट्रेडिशन से, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही लिखनी है। 20,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बाकायदा नरेशन के साथ, नहीं तो दोस्त नरेशन ने लिखी तो नाराज हो जाएगा टीचर। चलो दूसरा क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर ₹2,000। हमने 2,000 रुपये की परचेज की है दास एंड कंपनी से, तो डेबिट क्या हो जाएगा? परचेज। एसेट, क्रेडिट क्या हो जाएगा? पैसे देने हैं दास एंड कंपनी, यानी कि लायबिलिटी बढ़ी। आगे बात समझ। तो डेबिट होगा गुड्स परचेज, और क्रेडिट होगा दास एंड कंपनी। दास एंड कंपनी को हमें पैसे देने हैं, तो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, अमाउंट है इसमें 2,000, टू दास एंड कंपनी 2,000। ये नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पैसे चुकाने हैं। अगर हमने दे दिए होते तो इसकी जगह कैश कम हो जाता, कैश कम हो जाता तो एसेट कम हो जाता। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी, ठीक है, ऐसे करके आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन कुछ नहीं है, नरेशन सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होती है हमारी जनरल एंट्री की। तीसरा हम चलते हैं, बॉट प्लांट फॉर कैश 8,000। अच्छा दोस्त, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? 8,000 रुपये हमारे चले गए, यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? एक हमने प्लांट खरीदा है, प्लांट क्या है? एसेट है। प्लांट एक फिक्स एसेट है जो आपके बिजनेस में काम आएगा, गुड्स बनाने में यूज होगा। तो एक दोस्त आपने प्लांट खरीदा है और एक एसेट आपका चला गया है, तो एक एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट एक फिक्स एसेट है,
ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, पौधों को भी प्लांट बोलते हैं, पौधे ना, पौधे में समझ लेना। प्लांट अकाउंट डेबिट ये प्लांट एंड मशीनरी वाला है, फैक्ट्री बिल्डिंग वाला है, टू कैश। और ये कितने हो गए हमारे 8000, ठीक है। ये लो, बीइंग प्लांट परचेज्ड। चौथा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000। 4000 रुपये के हमने गुड्स कैश में भी खरीदे। फिर से दोस्त डेबिट क्या होगा? परचेज। और क्रेडिट क्या होगा? कैश। अगेन एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हुए तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, $4000 टू कैश 4000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। जो सामान आप खरीद बेच करने के लिए खरीदते हैं, मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब होता है खरीदना बेचना, उसे परचेज कहा जाता है। या आप कोई चीज बना के बेचते हैं तो बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं आप, उसे भी परचेज कहा जाता है। पांचवी एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट 4000, प्रॉफिट 2000, 6000 में। सीधी सीधी बात करो, सोल्ड गुड्स है जिसकी कीमत 4000 रुपये थी और 2000 रुपये उस पर प्रॉफिट ऐड किया, तो कुल मिला के 6000 रुपये का बेच दिया, कॉस्ट 4 प्लस 2000 ऐड करके, यानी कि 6000 का माल बेचा गया है। और ये किस में बेचा गया? कैश में। तो दोस्त डेबिट क्या होगा? कैश। क्रेडिट क्या होगा? यानी एसेट इंक्रीज है, कैश आया है तो, और इंक्रीज क्या है? रेवेन्यू इंक्रीज हो गए, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल ऑफ गुड्स 6000 बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश 1000। माल हालांकि 2000 का खरीदा था पर दिए 1000 ही हैं अभी, ठीक है। पेड 1000 टू दास एंड कंपनी। तो दोस्त कैश कम हुआ, यानी एसेट कम हुआ, और कम क्या हुई साथ में? लायबिलिटी। जो दास को 2000 रुपये देने थे वो घट जाएंगे और अब कितने रह जाएंगे? 1000 रह जाएंगे। तो दास एंड कंपनी को 1000 रुपये दिए, तो दास एंड कंपनी डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी। रूल क्या बना? लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट और क्रेडिट एसेट, ठीक है। लायबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट, ये रूल बना। लायबिलिटी कम करनी पड़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। तो लायबिलिटी कम करनी पड़ी डेबिट, एसेट कम हो गए क्रेडिट। यही रूल है दोस्त, क्या बताऊं मैं आपको, कितना आसान है अकाउंट्स। बीइंग अमाउंट पेड, सातवीं एंट्री क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम बनर्जी ₹3000 बीइंग अ डेटर। कोई बनर्जी है, 300 रुपये उससे आए हैं, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा दोस्त? कैश आया है तो यानी कि एसेट, और वो क्या है? कैश। क्रेडिट क्या हो जाएगा? बनर्जी क्या है? ये बनर्जी हमारा डेटर है। डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट होते हैं। तो रूल क्या बना? एसेट डेबिट टू एसेट क्रेडिट,
यानी एसेट जो बढ़ा वो डेबिट, जो कम हुआ वो क्रेडिट। सर ये एसेट डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, हाँ बताया था 4 में से कहीं ना कहीं इन्हीं में से फॉल करेगा। अच्छा ये डेटर एसेट है, हाँ किसी व्यक्ति से पैसे आने हों तो वो हमारे लिए एसेट है। कोई व्यक्ति पैसे दे या देगा एक ही बात है, पैसे दिए तो एसेट मिला, अगर वो कल को पैसे देगा तब भी तो वो एसेट ही बनेगा ना। जब आप कैश रिसीव करते हैं तो वो कैश रिसीव एसेट है, कल को रिसीव करेंगे तब भी वो एसेट ही कहलाएगा। इसीलिए तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट कितने मिले 300 रुपये टू बनर्जी, 300 रुपये बीइंग अमाउंट कलेक्टेड। ये लो, कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड सैलरी 6000, डेबिट क्या होगा दोस्त, सैलरी पे करी है तो सैलरी, जो क्या है अगर उन 4 में ढूंढें तो एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, कैश, कैश क्या है एसेट, ये हो गया क्रेडिट। तो एसेट डिक्रीज हुए तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो डेबिट, रूल ये बनेगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश 6000 बीइंग सैलरी पेड। एक ट्रांजैक्शन में ध्यान रखना है 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे और वो 2 इन 4 में से ही होंगे, RALE इनमें से ही होंगे भाई, इनमें से ही होंगे। ये पहचानना अगर आ गया कि इनमें से कोई 2 अफेक्ट होते हैं या एक ही 2 बार अफेक्ट होता है, जैसे अगर आप ऊपर वाले में देखें, इसमें जब हमें बनर्जी से कैश मिला था तो एसेट ही 2 बार अफेक्ट हुआ था। तो अगर आप ये पहचानना सीख गए कि हाँ इनमें से ही कुछ अफेक्ट होगा, अगर ये ढूंढना सीख जाएं तो जनरल एंट्री बनाने में जीवन भर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट 5000। अब ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ यानी कि कैश आया होगा, डेबिट क्या हो जाएगा कैश, क्रेडिट क्या हो जाएगा, अब ये इंटरेस्ट सर रिसीव हुआ है तो इनकम या एक्सपेंस या लायबिलिटी। इंटरेस्ट अगर किसी व्यक्ति को रिसीव हो तो लायबिलिटी कैसे हो सकता है दोस्त। ब्याज हमें कब मिलता होगा, ब्याज हमें तब मिलता होगा जब हमने कहीं पैसे जमा कर रखे होंगे या किसी को लोन दिया हुआ होगा, और दोनों ही केसेस में ये इनकम कहलाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा इनकम, इनकम को क्या बोलते हैं हम रेवेन्यू। एसेट ठीक है, तो एसेट बढ़े तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5000, कैश डेबिट 5000 टू इंटरेस्ट इनकम, ये दोस्त इनकम 5000। एसेट का इंक्रीज होना, रेवेन्यू का इंक्रीज होना, रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, नेक्स्ट पेड वेजेस 3000, वेजेस दिए हैं 3000 रुपए के। वेजेस क्या है, लेबर को जो पेमेंट की जाती है उसे वेजेस कहा जाता है। तो लेबर ने काम किया होगा तभी तो हमने उसे 3000 रुपए दिए। तो इसका मतलब एक डेबिट ढूंढना है, एक क्रेडिट ढूंढना है। क्रेडिट क्या ढूंढना है और डेबिट कैसे ढूंढे। क्रेडिट क्या होगा, 3000 रुपये गए यानी कि कैश गया, यानी कि एसेट गया, जो एसेट गया वो क्रेडिट, एसेट घटे तो क्रेडिट। 3000 रुपये हमने किस बात के दिए, वेजेस यानी खर्चे के दिए, तो खर्चा है तो यानी एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। नाम लिखो खर्चे का, वेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू जो एसेट गया है वो क्रेडिट, एसेट कौन गया है कैश, टू कैश क्रेडिट। बीइंग वेजेस
पेड। ठीक है, ये एंट्री दोस्त बेहद आसान है बशर्ते कि आपको ये 4 बातें ढूंढनी आ जाएं। ये एंट्री बेहद साधारण लगने लगेंगी। इन 4 में से ही कोई 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे और ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना बेहद ही साधारण काम है। अगर जनरल एंट्री आपकी ठीक होती है हमेशा, तो दोस्त आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक माय वर्ड्स, आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली सो फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। अकाउंटिंग में पहला बेसिक स्टेप यही है कि हमें जनरल एंट्री लिखनी आती हो ठीक से। जनरल एंट्री जो व्यक्ति ठीक से लिख सकता है उसे अकाउंट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री डालने के बाद में कोई काम रह ही नहीं जाता। आधे काम तो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है, इवन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सब अपने आप ड्राफ्ट कर देता है। तो जनरल एंट्री ही बेसिक है, कोर है, फाउंडेशन है आपका, जो आपको अकाउंट समझने में मदद करता है। आइए एक और दोस्त इसी तरीके का सवाल है, उस पर और चर्चा कर लेते हैं हम अपनी नंबर 3। नंबर 3, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। राजेश स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 9000। अगेन दोस्त, अब मैं दोस्त शॉर्ट में लिख रहा हूं DRCR करके। पहली ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मेरी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा, कैश 9000। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, राजेश ने खुद बिजनेस शुरू किया है 9000। मैं साथ साथ ये भी लिख देता हूं, एसेट का इंक्रीज होना और ये लायबिलिटी का इंक्रीज होना। कैपिटल इज ऑल्सो ए लायबिलिटी, डिफरेंस इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। उसके बाद दूसरा क्या है, परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹7,400। ठीक है, डेबिट क्या होगा, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी में फिर से 2 बातें ढूंढनी है, डेबिट और क्रेडिट। इक्विपमेंट क्या है, एक एसेट है। इक्विपमेंट खरीदा 7,400 रुपये, एसेट इंक्रीज हो गए। क्या क्रेडिट हो गया होगा, कैश चला गया 7,400 रुपये। क्या डिक्रीज हुआ, एसेट। तो रूल बन गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट, जो एसेट घटेगा वो क्रेडिट। रूल लिखवाया हुआ है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, और रिवर्स रूल है, कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। तीसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2650। तो डेबिट क्या होगा, परचेज 2650। क्रेडिट क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि उधार में खरीदा है 2650। तो अगर दोस्त आप ऐसे भी लिखा है ना, परचेज टू लायबिलिटी, जान तो तब भी ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। उधार में खरीदा है 2650 से, ठीक है। तो ये क्या बढ़े, एसेट बढ़े, ये क्या बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी। रूल ये बनेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट है। नंबर 4, पेड 300 टू क्रेडिटर। 300 रुपए क्रेडिटर को दिए, कम क्या हुआ, यानी फिर से वही ढूंढना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट कैश होगा 300 रुपए से, क्या है ये, एसेट में गिरावट, 300 रुपए कम हो गए जेब से, तो कैश कम हो गया। डेबिट कौन होगा, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। एक व्यक्ति को हमें पैसे देने थे और ये लायबिलिटी कम हुई। रूल क्या बना, लायबिलिटी घटानी पड़े तो डेबिट, एसेट कम करने पड़े तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी टू एसेट एंट्री होगी। नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज कैश 2000, कॉस्ट प्राइस 1200। जानते हो कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता हमें, हम रेवेन्यू फुल वैल्यू पे लिखते हैं। 2000 रुपए का माल बेचा है तो कैश टू सेल ऑफ गुड्स 2000 लिखेंगे। और डेबिट होगा कैश कितने से, 2000 रुपए से, ये क्या है, एसेट इंक्रीज। क्रेडिट क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट 2000 से, ये एंट्री बनेगी इस तरीके से।
फिर क्या है, बिजनेस एक्सपेंसेस 700 रुपये बचे। डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, बिजनेस एक्सपेंस डेबिट लिखेंगे हम 700 रुपये। क्रेडिट क्या होगा, कैश 700 रुपये। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हुए तो क्रेडिट। रूल कहीं ना कहीं दोस्त मैं बार 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 कहूँगा, उन्हीं 4 में फॉल करेगा। वही लड़ाई है, वही जंग है हमारी, उन्हीं 4 से जंग है जनरल एंट्री लिखने में। रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इन 4 में 2 चीज़ें आप ढूंढनी सीख गए तो समस्या ही परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। मैंने जोर दे के इसीलिए दोस्त अपनी पहली 2 क्लासेस में कोशिश की है कि आपको जनरल एंट्री पे ज़्यादा फोकस करवाया जाए, ताकि आप पुराने वाले सिस्टम को, जिन्होंने पढ़ा हुआ है ट्रेडिशनल सिस्टम, गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, मैं ये नहीं कहता उससे नहीं बन सकती है एंट्री, बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन इस वाले रूल में गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने ये वाला पढ़ा है उसमें एक बार को एरर होने की संभावना है। यहाँ पे आपको मात्र 4 बातें फाइंड आउट करनी है, और अगर ये आप फाइंड आउट करना सीख गए तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और भी आसान हो जाएगा। इन 4 बातों पर मैं जोर इसलिए भी देता हूँ, देखो, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस। अगर आपको ये 4 बातों की समझ है तो आप बैलेंस शीट, P&L अकाउंट जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दोस्त बड़ी आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस तो किस में चले जाते हैं, P&L में। ठीक है, ये क्रेडिट साइड में आ जाते हैं P&L के, ये डेबिट साइड में आ जाते हैं, और एसेट और लायबिलिटी किस में चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो अगर हमें 4 चीज़ों की समझ है तो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट हमारे हमेशा ही टैली करेंगे, कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ये टैली हुआ कि नहीं हुआ, बशर्ते कि आप ये 4 चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको समस्या नहीं आएगी, बशर्ते कि आप ये 4 चीज़ें समझ लें, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस। इसलिए मैं इस मेथड पे जोर दे के दोस्त बात करता हूँ कि हर व्यक्ति को ये वाला मेथड आना चाहिए, क्योंकि दोस्त ये बेसिक है, और जिसका एंड रिजल्ट कहाँ जाके रुकेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे जाके रुकेगा। जब आप फाइनल में पहुँचे तो कम से कम आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि आपको पता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं, जो रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी पढ़े थे उन्हें ही उठा के 2 जगह रखना है, P&L में और बैलेंस शीट में। तो 4 आइटम होंगी जो 2 जगह रखी जाएंगी, दैट्स इट। यही यहाँ के हमारे अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं, इससे आगे अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं। एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन ही है। आइए हम कहाँ तक पहुँच गए, नंबर 6 तक पहुँच गए। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 है गुड्स बर्थ ₹400 टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हाँ, ये एंट्री बड़ी जबरदस्त है। कितने रुपए के गुड्स थे, 400 रुपए के, जो उसने बिजनेस से निकाल लिए। अब दोस्त हुआ क्या, देखो, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी दुकान है। किसकी दुकान है ये, राम की। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति राम है, ये दोस्त राम है। ठीक है, इसमें स्टेशनरी भरी हुई है, मान लीजिए घर का सामान भी है, सारे सामान बेचते हैं। बताया था ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, दोनों के बीच में दोस्त ये दीवार है। ठीक है, ये बिजनेस इसके साथ भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करता है। जब इसमें सामान आया होगा तो आपने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या कैश, ये लिखते हैं। अब क्या हुआ, हमने कुछ सामान खरीदा था और वो हमें आगे बेचना भी था, सामान खरीदा था तो बेचना भी था। वो दोस्त थोड़ा सा उसमें से उठा के राम अपने घर ले गया। ठीक है, इसका मतलब दुकान का सामान जो बेचने के लिए खरीदा था वो दोस्त घर चला गया। जैसे हो सकता है, मान लीजिए ये परचून की दुकान है, हमारी परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है हमारा, जनरल स्टोर है। मान लीजिए राम के बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं, इसने कहा पापा, बच्चों ने कहा पापा दुकान से ही ले आओ ना अपनी स्टेशनरी, स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को पढ़ने में। तो राम ने कहा ठीक है भाई, अपनी घर की दुकान है, चलो ले चलते हैं, कौन सी दिक्कत है। तो बच्चों को लाके स्टेशनरी दे दी, तो दुकान का सामान कम हो गया, दुकान का सामान कम हो गया तो इसका मतलब परचेज कम हो गई, परचेज कम हो गई। ध्यान रखना, दुकान का सामान कम हो गया, राम ले गया, तो दुकान में जो सामान आया था वो आपने किस नाम से रिकॉर्ड किया था, परचेज से। दुकान का सामान कम हुआ,
यानी दुकान का स्टॉक कम हुआ। जब दुकान में सामान खरीदा था तो क्या लिखा था, परचेज डेबिट। जब कम होगा तो क्या लिखेंगे, परचेज क्रेडिट। सर सेल करने पे तो आपने परचेज नहीं लिखा, सेल में भी तो कम हुआ था ना, सेल का तो मैंने अकाउंट अलग बनाया था, ये वाला फर्क है दोस्त। फर्क क्या है, जब ओनर के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, बाहर वालों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो दूसरे तरीके से। यहाँ सेल इसलिए लिखा था क्योंकि इसके बदले में पैसे आएंगे, इसलिए सेल ऑफ गुड्स लिखा था। दोनों चीजों में अंतर समझ लीजिए। दुकान का सामान किसी बाहर वाले को दिया तो वो बदले में पैसे देगा, लेकिन अगर राम ले गया, मालिक ले गया तो बदले में पैसे देगा क्या, हाँ सर पैसे वसूल लेंगे उससे। पैसे कैसे वसूले जाएंगे भाई, तो इसीलिए मैंने इसे सेल ऑफ गुड्स नहीं लिखा, इसीलिए मैंने क्या क्रेडिट कर दिया, परचेज क्रेडिट कर दिया। अंतर समझ में आ गया। ओनर अगर दुकान का सामान ले जाए तो वो बदले में पैसे थोड़ी देगा सेलिंग प्राइस के। हाँ अगर राम कहे नहीं नहीं मैं तो सेलिंग प्राइस के पैसे ही दूंगा, आप तो फिर सेल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होगा ही नहीं कभी। ओनर दुकान से सामान उठा के ले जाता है तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर पैसे थोड़ी देगा, ठीक है। इसीलिए क्या कम कर दिया, परचेज कम कर दिया। कितने रुपए से कम करी, 400 रुपए से कम करी। अब दोस्त 400 रुपए का सामान राम के घर चला गया तो हमारी परचेज कम हो गई। अब डेबिट क्या करें, ये पैसे किससे लेने हैं, ये पैसे बिजनेस को राम से लेने हैं। बताया था बिजनेस जब भी ट्रांजैक्शन करता है ओनर के साथ तो डेबिट या क्रेडिट में किसे लिखता है, कैपिटल को लिखता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैपिटल। कैपिटल डेबिट 400 रुपए। या कई बार हम कैपिटल के बजाय जो सामान उसने विड्रॉ किया है बिजनेस में से उसे हम ड्रॉइंग डेबिट भी लिख देते हैं। ड्रॉइंग डेबिट 400 रुपए। सर ये नाम क्या हुआ ड्रॉइंग का, मतलब क्या हुआ, जान दो ये एक लायबिलिटी कम हो गई, यानी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी कैसे डिक्रीज हो गई, जब राम ने बिजनेस शुरू किया था तो हमें उसे पैसे देने थे, पर जब उसने पैसे निकाल लिए, पैसे निकाले या सामान निकाले एक ही तो बात है। तो अगर राम ने दुकान से सामान निकाला है तो उसे पैसे कम देंगे, पैसे कम देंगे तो उसकी कैपिटल डेबिट, तो कैपिटल डेबिट लिख लो चाहे ड्राइंग लिख लो, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्योंकि साल के एंड में ड्राइंग को भी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब आपको ये बात पता चल जाएगी। तो हम ड्राइंग डेबिट लिख सकते हैं, यानी लायबिलिटी कम हो गई, बिजनेस की किताब में लायबिलिटी कम हो जाएगी। बिजनेस 400 रुपये कम देगा राम को, तो इसीलिए क्या लिख दिया, कैपिटल डेबिट। और परचेज कम हो गई 400 रुपये से, क्योंकि ये माल बेचा नहीं गया, घर में खाया गया। बीइंग गुड्स विड्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, खाए गए, बेचे नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हमने परचेज को कम किया। चाहे दोस्त चूहे भी खा जाते हैं, सर ये राम ही खा सकता है, चूहे भी खा सकते हैं, चूहे भी खा सकते हैं दोस्त इसे। तो अगर कोई भी खाए, चाहे वो राम खाए या दोस्त चूहे खाएं, दोनों की केस में एंट्री परचेज को क्रेडिट करके ही होगी। आगे चल के ऐसे भी आएगी कि गुड्स रखे थे चूहे खा गए, तो तब भी परचेज को ही क्रेडिट करेंगे। तो सेल केवल तभी लिखा जाता है जब माल एक्चुअल में बेचा जाए, कंज्यूम हो जाए, डेस्ट्रॉय हो जाए, चूहे खा जाए, ओनर ले जाए, उस केस में हम परचेज को कम कर लेते हैं। आइए आगे कर चलते हैं। नंबर क्या है, 8 नंबर एंट्री देखो। 8 नंबर एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 200। अब दोस्त हमने ना एक इक्विपमेंट खरीदा था, यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, ये कर, ठीक है। अब हमें पता है हर चीज़ की एक आयु है, जैसे प्लांट है उसकी भी एक एज है, लिमिट है ना, ऐसे थोड़ी ना परमानेंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी नहीं घिसेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अब दोस्त मान लीजिए प्लांट 20 साल चलना था, 1 साल हमने यूज़ कर लिया, तो इसका 1/20 भाग हमने घिस दिया प्लांट का। अगर कोई चीज़ 20 साल चलनी है और हमने 1 साल यूज़ कर ली, तो क्या उसका 1/20 घिस नहीं दिया हमने? तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को कम करेंगे, क्योंकि ये घिस दिया। प्लांट कितने रुपए से घिस दिया, कह रहे 200 रुपए से घिस गया प्लांट, तो टू प्लांट क्रेडिट कर दिया, यानी एसेट घिस गया, एसेट कम हो गया। तो प्लांट घिस गया 200 रुपए से। जानते हो प्लांट की घिसावट एक एक्सपेंस है, मतलब इस साल हमने प्लांट को कितने का यूज कर लिया, 1 साल में हमने प्लांट को 200 रुपए का यूज कर लिया।
तो जितने रुपए का आप एसेट को यूज कर लेते हैं उसे आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट 200 रुपये। ये क्या है? ये एक्सपेंस है। बताया था जिसका बेनिफिट आपको अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए वो एक्सपेंस है। जैसे ये प्लांट 8000 का खरीदा है, ये मान लीजिए 20 ईयर चलेगा, तो 20 ईयर में से फर्स्ट ईयर में 200 रुपये का घिस गया, तो 8000 में से 200 कम हो गए, 200 का हमने फायदा उठा लिया, तो दोस्त 8000 में से 200 रुपये खर्चा माना जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन की तरह नाम यूज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। एसेट भी एक्सपेंस है, लेकिन फर्क क्या है? एसेट एक लंबे टाइम का एक्सपेंस है। फर्क कुछ नहीं है एक्सपेंस और एसेट में। जिनका बेनिफिट आपने इस साल में ले लिया वो एक्सपेंस है, जिनका फ्यूचर में लेंगे वो एसेट है। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। रूल देखो, रूल क्या बना? एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हुए तो क्रेडिट। बार बार एक ही बात है कि कहीं ना कहीं दो में फॉल करेगा। और क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000 आ चुकी है दोस्त कई बार, पीछे भी बता दी। परचेज डेबिट 1000 टू कैश 1000। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हो गया। कैश एक एसेट है, परचेज एक एसेट है, दोनों को आप जानते हैं भली भांति, कोई ऐसी इसमें नई बात है नहीं बताने वाली। रेंट आउटस्टैंडिंग 200, रेंट आउटस्टैंडिंग 200 बताया था। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली एंट्री बेहद ही परेशान करेंगी आपको, कोई बात नहीं करेंगी तो देखा जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है सर, ये लेना है या देना है? आउटस्टैंडिंग मतलब लेना भी हो सकता है, देना भी हो सकता है। जानते हो आउटस्टैंडिंग को हम नॉर्मली पेबल में कंसीडर करते हैं। अगर ये लेना होता तो रिसीवेबल शब्द शायद यूज किया जाता, तो इसका मतलब रेंट देना है 200 रुपये। तो रेंट, दो बातें निकल के आ गई, और दूसरी बात देना है। देना है से मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी। रेंट से मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट डेबिट 200 रुपये, ये क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। टू क्या? टू लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? रेंट पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग टू रेंट लायबिलिटी। कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। अकाउंट्स में एक और सुंदर बात है दोस्त, आप वर्ड याद करने की, रटने की कोशिश ना करें, आपको जो नाम सुंदर लगता हो आप वो नाम यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा? टू रेंट पेबल, टू रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। ये क्या बढ़ा? लायबिलिटी। रूल देख लो आप फिर से, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। रूल वहीं का वहीं आ जाता है घूम फिर के दोस्त, उन्हीं चार में घुस घुस के आपको एंट्री डालनी है। बीइंग रेंट ड्यू। और दोस्त और क्या बताऊं मैं आपको, बार बार इन्हीं चार पे मैं घूमता रहूंगा, हर बार इन्हीं चार पे घूमता रहूंगा। दो सवाल और भी हैं हमारे पास, 4th 5th, जिनमें भी आपको यही जनरल एंट्रीज आगे करनी है। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको आते ही नेक्स्ट क्लास में बहुत तेजी से पढ़ा के निकल जाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री पे और ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया जा सकता। जनरल एंट्री आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है बार बार घूम के, लेकिन वही चार बातें आपके सामने आएंगी, चार से बाहर कुछ नहीं जाएगा। रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।